हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने मैट्रिसेस के बारे में सीखा है ना, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखा था कि किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब जो हमारा मेन एम है वो है कि हमें इनवर्स निकालना सीखना है। ठीक है, लेकिन इनवर्स निकालने से पहले हमें कुछ ऑपरेशंस के बारे में पहले सीख लेते हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन जो है ये कहीं भी और जगह पे यूज नहीं करना है, सिर्फ इनवर्स के कैलकुलेशन के लिए ये ऑपरेशन यूज होता है। ठीक है, तो सिर्फ इसको इनवर्स के टाइम पे ही यूज करेंगे और पर्टिकुलरली जब क्वेश्चन में मेंशन हो तभी हम ये चीज यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ऑपरेशन सीख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑपरेशन है, फिर जब हम मैट्रिक्स का इनवर्स का कैलकुलेशन करेंगे देखेंगे किस तरीके से निकलता है, और वहां पे इस वाले ऑपरेशन को कैसे यूज करना है वो चीज हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, और कहीं कहीं पे ये चीज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स भी लिखा रहता है। ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, या कहीं कहीं पे इसको ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों सेम चीज है, बस हमें देखना है कि किस किस टाइप के ऑपरेशन होते हैं। तो हमने ये चीज देखा है कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स मैट्रिक्स अगर डिफाइन किया जाता है तो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में, है ना। सिंबॉलिक फॉर्म में, और इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है, एम क्रॉस एन। क्लियर है, तो अगर ऐसा कुछ ऑपरेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है, ऐ- ऐसा कोई अगर हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या डिफाइन होता है, रो और कॉलम डिफाइन होता है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर मैं ए मैट्रिक्स लिख दूं, ऐसे ही रैंडम मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके लिए ये दोनों क्या कहलाते हैं, रोज, है ना, जिसको हम R1 और R2 बोल सकते हैं। और वर्टिकली जो है ये क्या कहलाता है, कॉलम 1 और कॉलम 2। ठीक है, तो रो और कॉलम के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग रो ऑपरेशन, है ना, और एक को बोलते हैं हम लोग कॉलम ऑपरेशन। क्लियर है, तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, एंड दूसरा है कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ये दो टाइप के ऑपरेशन होते हैं और दोनों में तीन तीन टाइप के ऑपरेशंस वैलिड है। ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी कि कौन कौन सा वैलिड ऑपरेशन होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल अगर हम बात करें तो इसमें 3 रो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, 3 रो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, और कॉलम में भी हमारे पास 3 कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। तो इन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो टोटल हमारे पास 6 टाइप के ऑपरेशंस होते हैं जो किसी मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये 6 ऑपरेशन कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज ये डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे अगर मैं ए आई बोलता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नोटेशन लिख लेते हैं पहले, और इसी नोटेशन को हम लोग आगे यूज करेंगे, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं मेरे पास अगर मान लो कि मेरे पास रो को मुझे डिनोट करना है, ठीक है, रो के मुझे किसी पर्टिकुलर रो को डिफाइन करना है, तो उसके लिए मैं क्या सिंबल यूज करूंगा, आर आई। ठीक है, आर आई मतलब क्या हो गया, आईएथ रो ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सिंबल हम लोग आगे यूज करेंगे, इसलिए मैं इसको पहले डिफाइन कर दे रहा हूं। वैसे ही मुझे अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिफाइन करना होगा तो मैं सी आई डिफाइन करूंगा। आई की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो आर के नीचे में अगर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो। R2 लिखा हुआ है तो सेकेंड रो, R3 लिखा हुआ है तो थर्ड रो, है ना। और वैसे ही कॉलम में भी आपके पास कॉलम 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर कहीं पे सी आई लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें क्या समझना है, आईएथ कॉलम। ठीक है, तो कॉलम के लिए हम लोग सी यूज कर रहे हैं और रो के लिए हम लोग आर यूज करेंगे, और सब्स्क्रिप्ट में जो आई लिखा हुआ है वो किस रो और किस कॉलम का है उसको ये चीज डिनोट करेगी। ठीक है, तो ये दो नोटेशन हम लोग आगे यूज करेंगे। तो देख लेते हैं कि तीन जो हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो क्या होते हैं, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, है ना। और रो में हमारे पास 3 होते हैं और कॉलम में 3 होते हैं।
क्लियर है? तो तीन 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 ऑपरेशन जो होते हैं, वो तीन ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, है ना? तो यही ऑपरेशंस मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, और ये ऑपरेशंस हमें कहाँ यूज करने हैं? ये ऑपरेशन हमें सिर्फ इनवर्स के कैलकुलेशन के टाइम पे यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब देखेंगे कि इनवर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो वहां पे हम इस इन सारे ऑपरेशन को यूज करके इनवर्स निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन। और एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारे पास कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। ठीक है, तो एक को मैं बोल रहा हूं रो ऑपरेशन, ठीक है, रो ऑपरेशन या रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, और एक हो गया हमारे पास कॉलम ऑपरेशन या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, तो ये दो टाइप के आपके पास ऑपरेशन डिफाइन होते हैं, है ना? अब इसमें क्या क्या चीजें होता है, तो मतलब कि एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो आपको टोटल जो 6 ऑपरेशन बताए कि 3 रो में है और 3 कॉलम में, तो वो एक्चुअली में सेम टाइप के ऑपरेशन है। बस हम रो में अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम रो ऑपरेशन बोलेंगे, और वही सेम टाइप का ऑपरेशन आप कॉलम वाइज में अप्लाई करोगे तो वो क्या कहलाएगा? कॉलम ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑपरेशन है, ठीक है, जो फर्स्ट ऑपरेशन है उसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। ठीक है, और सिमिलरली कॉलम में भी उसी टाइप का ऑपरेशन डिफाइन होगा, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? द इंटरचेंज ऑफ द इंटरचेंज ऑफ एनी टू कॉलम्स। नहीं है? तो जो ऑपरेशन रो में है सेम उसी टाइप का ऑपरेशन आपको कॉलम में भी वैलिड होता है। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन, ये पहला टाइप का ऑपरेशन है जो हम रो और कॉलम में अप्लाई करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने दो ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, टोटल 6 ऑपरेशन है। 6 ऑपरेशन में से 3 ऑपरेशन मेरे पास रो में है और 3 ऑपरेशन हमारे पास कॉलम में है। ठीक है, तो उसी 3 में से पहला पहला ऑपरेशन मैंने दोनों का लिख लिया। ठीक है, इसी को अगर मैं सिंबल के फॉर्म में लिखूं तो सिंबल के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? ये बोल रहा है कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो, किसी भी दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो। यानी अगर मैं, मेरे पास आर आई रो है और एक आर जे रो है, ठीक है, तो इस दोनों को मैं क्या कर सकता हूं? आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं, इन दोनों रो और कॉलम को। ये कौन सा रो है? आईएथ रो है, और ये जेथ रो। ठीक है, आई और जे की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, इक्वल नहीं पुट करेंगे, है ना? तो अगर मैं आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 ले लेता हूं, तो आप रो 1 और रो 2 को क्या कर सकते हो? आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसी का सिंबॉलिक फॉर्म है। सिमिलरली कॉलम में भी अगर हम बात करें, तो कॉलम में भी आप दो कॉलम को, किसी भी दो कॉलम को आपस में क्या कर सकते हो? इंटरचेंज कर सकते हो, है कि नहीं? किसी भी दो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मान लो कि मेरे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, मान लो ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 2 3 4 5। ठीक है, ये मेरे पास मैट्रिक्स है, और इसमें देखो क्योंकि दो ही रो है, 2 क्रॉस 2 का है, तो R1 और R2 है, तो हम ऑपरेशन अगर हम यूज करना चाह रहे हैं, पहला ऑपरेशन इंटरचेंज ऑफ एनी रो, तो मैं मान लो R1 को R2 से इंटरचेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो R1 को R2 से इंटरचेंज करेंगे तो ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या बन जाएगा? ये मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये जो रो है और ये दो रो है, ठीक है, ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का प्लेस इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो R1 के जगह पे R2 वाला एलिमेंट आ जाएगा और R2 के जगह पे R1 वाला एलिमेंट आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आपको किस तरीके से दिखाई पड़ेगा? ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि क्या हमने जब इसको ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो क्या ये मैट्रिक्स भी ए के इक्वल होगा? क्या क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है? नहीं, है ना? जब भी आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स आपका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक नया मैट्रिक्स फॉर्म हो चुका है। क्लियर है? नया मैट्रिक्स फॉर्म हो चुका है, लेकिन ये ऑपरेशन वैलिड है। आप किसी भी दो रो को, है ना, इसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन में काउंट करते हैं, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हम किसी भी दो रो या दो कॉलम को क्या कर सकते हैं? आपस में दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही रो था, तो उसको हमने इंटरचेंज किया। सेम तरीके से अगर मैं कॉलम में ऑपरेशन ट्राई करूं, तो अगर मैं
क्योंकि दो ही कॉलम है, C1 और C2 है ना, ये C1 है और C2 है, तो मैं दोनों को भी आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं। तो C1 और C2 को अगर मुझे इंटरचेंज करना है तो मैं साइड में क्या लिखूंगा, C1 और इस तरीके का सिंबल और C2। तो जब ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो यहाँ ये वाला मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। क्योंकि मैट्रिक्स हर एक ऑपरेशन के बाद, हर एक एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद क्या हो रहा है, मैट्रिक्स हमारा चेंज हो जा रहा है, इसलिए हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब इसमें कॉलम वाइज चेंज करोगे तो क्या होगा, ये कॉलम इस प्लेस पे आ जाएगा एलिमेंट, और इस पोजीशन का एलिमेंट इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 2 3 था, 2 4 है और 3 5 है, तो पहले वाले कॉलम में क्या आ जाएगा, 3 5, और दूसरे वाले कॉलम में 2 4 आ जाएगा। क्लियर हो रहेगा। तो ये ऑपरेशन हम कर सकते हैं अगर हमें जरूरत है तो। ठीक है, और इसकी जरूरत हमें कहां पे पड़ेगी, इसकी जरूरत हमें इनवर्स के कैलकुलेशन में आगे पढ़ने वाली है। ठीक है, और कहीं पे ये चीज हमें यूज नहीं करना है। बाकी जो कुछ आपने पढ़ा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, वो सब अपने जगह पे वैलिड है, लेकिन ये ऑपरेशन हम कहीं और यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मैं दूसरा मैट्रिक्स ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये मैंने 3 × 3 का मैट्रिक्स ले लिया। और अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगाता हूं, अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगाता हूं, R1 को मैं R3 से इंटरचेंज करना चाह रहा हूं। ठीक है, R1 को अगर हम R3 से इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, जो R1 का एलिमेंट है वो R3 में आ जाएगा, और R3 का एलिमेंट R1 में आ जाएगा। तो R1 में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 7 8 9, और R3 में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे हमने सेकेंड रो में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो सेकेंड रो का एलिमेंट सेम उसी तरीके से रह जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जो ऑपरेशन आप लगाओगे सिर्फ उसी के रो या कॉलम में क्या आएगा, हमें चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इस वाले में कॉलम ऑपरेशन ट्राई कर रहा हूं, तो मान लो को मैं C2 को C3 से इंटरचेंज करना चाह रहा हूं। ठीक है, C2 को C3 से इंटरचेंज करना चाह रहा हूं, तो क्या मैंने कॉलम 1 को कोई ऑपरेशन अप्लाई किया, क्या नहीं किया, तो कॉलम 1 के एलिमेंट सेम रह जाएंगे। तो कॉलम 1 में देखो क्या एलिमेंट है, 1 4 7, ये सेम रह गया। C2 के जगह पे C3 आ जाएगा, और C3 के जगह पे C2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 6 9, और यहाँ पे आपका 2 5 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन आया ये सेम, ये जो मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे बनाया, तो ये मैट्रिक्स सेम बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यू मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करेंगे ये हमारा आगे आगे वाला पार्ट है, लेकिन अभी आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमने फर्स्ट ऑपरेशन लिखा है, फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और इंटरचेंज ऑफ एनी 2 कॉलम। ठीक है, तो कोई भी 2 रो और 2 कॉलम को आप क्या कर सकते हो, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे ऑपरेशन पे आते हैं। दूसरे ऑपरेशन पे आते हैं, तो सेकेंड ऑपरेशन है, रो वाले में मैं सेकेंड ऑपरेशन लिख रहा हूं, द मल्टीप्लीकेशन, है ना, सेकेंड लिख लो, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो नंबर, बाय अ नॉन जीरो नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रो ऑपरेशन हो गया। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, रो ऑपरेशन हो गया। और सेम टाइप का ऑपरेशन हमारे पास कहां पे आएगा, सेम टाइप का ऑपरेशन आपके पास इसमें भी आएगा, कॉलम वाले पार्ट में भी आएगा। ठीक है, तो कॉलम में भी मैं सेम टाइप का ऑपरेशन लिख रहा हूं, है ना। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि कैसे हम ऑपरेशन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन मैंने क्या किया, है ना, यहाँ पे रो के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, कॉलम। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। ठीक है, यानी किसी भी रो या कॉलम को आप क्या कर सकते हो, किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके एलिमेंट चेंज हो जाएगा।
है ना, और जैसे ही वो एलिमेंट चेंज होगा तो वो क्या बन जाएगा, एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंबल के फॉर्म में लिखूं तो मान लो कि मेरे पास ith रो है और ith रो को मैं ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म हम किससे करेंगे, इसको मान लो मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो नया उसी एलिमेंट का हर एक उसी रो का हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एक सिंगल एरो यूज किया है, पिछले वाले में हम लोग डबल एरो यूज कर रहे थे, यानी दोनों आपस में इंटरचेंज होता है। यहाँ पे क्या होगा, ith रो का हर एक एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, और सेम टाइप का ऑपरेशन आप कॉलम में भी लिख सकते हो। तो कॉलम में सी आई को हम क्या कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके सी आई कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप का ऑपरेशन है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो दोनों के लिए हम लोगों ने दो दो ऑपरेशन पढ़े और दोनों ऑपरेशन से टोटल हमारे पास 4 ऑपरेशन बन गया है। ठीक है, इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से रो और कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से। मान लो मेरे पास एक ए है, ठीक है, 2 3 4 5 हमने एक मैट्रिक्स लिया। ठीक है, और इसमें मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं कौन सा, R2 को मैं रिप्लेस करूंगा 2 टाइम्स R2। ठीक है, 2 टाइम्स R2, तो यहां पे मेरे पास एलिमेंट क्या बन जाएगा, हमने किस पे ऑपरेशन लगाया, सेकेंड रो पे, तो फर्स्ट रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट रो हमारा सेम रहेगा, और सेकेंड रो का सारा एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना दे देगा 8 और ये 10। क्लियर है, तो ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स जनरेट हो गया। सिमिलरली अगर मैं कॉलम ऑपरेशन की बात करूं तो यहां पे मैं कॉलम ऑपरेशन लगा रहा हूं, C1 को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूं या ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूं -3 से, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, यानी C1 के सारे एलिमेंट को मैं -3 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है, k की वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सारा एलिमेंट 0 बन जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, और रियल नंबर में कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं C1 को चेंज कर रहा हूँ, C1 मतलब कॉलम 1 को अगर हम चेंज करेंगे तो कॉलम 2 पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, कॉलम 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलम 2 का एलिमेंट सेम रह गया, और कॉलम 1 के सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -3 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6 एंड -12। ठीक है, तो ये हमारे पास नया एक मैट्रिक्स जनरेट हो गया। क्लियर है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मैट्रिक्स क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आ रही है समझ में। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेता हूं बी, ठीक है, और इस बार 3 × 3 का लेके देखते हैं, तो फिर से एलिमेंट में उसी टाइप का ले रहा हूं, 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और यहां पे मैं ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूं कि मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूं, R2 को रिप्लेस कर रहा हूं R2/2। ठीक है, तो k की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ले ली, हाफ ले ली। ठीक है, अब k की वैल्यू हाफ लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्या रो 1 और रो 3 पे कोई फर्क पड़ेगा, रो 1 और रो 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रो 1 और रो 3 के एलिमेंट को आपको सेम रखना है, फर्क सिर्फ किस पे पड़ रहा है, R2 पे, तो R2 के एलिमेंट को हमने क्या किया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इस रो के हर एक एलिमेंट को आपको क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, और इन अदर वर्ड 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे ये एलिमेंट 5/2 हो जाएगा और ये एलिमेंट 3 हो जाएगा। क्लियर है ना। सिमिलरली अगर मैं कॉलम ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूं कि मैं कॉलम में चेंज करना चाह रहा हूं, तो कॉलम में, ठीक है, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स तो उसी ऑर्डर का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं C3 में रिप्लेस कर रहा हूं, C3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं माइनस टाइम्स C3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं -1/3 से। ठीक है, यानी थर्ड कॉलम को मैं -1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या -3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या कॉलम 1 और कॉलम 2 पे कोई फर्क पड़ेगा, कॉलम 1 और कॉलम 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके एलिमेंट को आपको सेम रखना है, और थर्ड कॉलम को आपको क्या करना है, -3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 -2 एंड -3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नए टाइप का मैट्रिक्स जनरेट हो गया, है ना। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑपरेशन है जो आप मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या होता है, ये वैलिड होता है।
क्लियर है? नेक्स्ट, तो टोटल मेरे पास 4 ऑपरेशन अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग थर्ड टाइप के ऑपरेशन, थर्ड पे। और थर्ड में रो ऑपरेशन की बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड लिख लो, थर्ड ऑपरेशन। तो थर्ड ऑपरेशन क्या बोलता है हमारे पास कि, लिख लेते हैं पहले फिर इसको समझते हैं। दी एडिशन ऑफ, दी एडिशन टू दी एलिमेंट्स ऑफ any, the addition to the elements of any row, any row, the addition to the elements of any row to the corresponding, to the corresponding elements of any other row multiplied by any नॉन जीरो नंबर। ठीक है, पहले इसको लिख लो आप और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी तो समझ में आएगा। ठीक है, और सेम टाइप का ऑपरेशन कॉलम में भी वैलिड होगा, है ना? तो यहाँ पे भी सेम उसी टाइप से लिख लो, जहां पे रो है उसको बस कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो दी एडिशन टू दी एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम, एनी कॉलम टू दी corresponding, to the corresponding elements of any other column, any other column multiplied by any नॉन जीरो नंबर। ठीक है, एनी नॉन जीरो नंबर। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि रो ऑपरेशन को पहले समझ लेते हैं, सेम उसी टाइप का कॉलम में भी आ जाएगा। तो यहां पे बोल रहा है कि आप किसी भी रो के, रो, एक रो में हमारे पास कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है ना? तो ये बोल रहा है कि आपके पास मान लो कोई भी एक रो है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैं आईएथ रो की बात कर लेता हूं, आर आई रो है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस रो को आप रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरे रो को, है ना, एनी corresponding to the element of any other row multiplied by any नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो आप इसी रो में, अगर आपके पास R1 है, ठीक है, ये आर आई है, तो आर आई को आप क्या कर सकते हो, इसी रो में आप दूसरे रो के एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, और दूसरे रो को ऐड कर सकते हो किसी कांस्टेंट से और किसी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के टाइम्स, मान लो जेथ रो में हमने क्या किया, के से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो जेथ रो में मैंने के से, ये हमारे पास जेथ रो हो गया, है ना, ये आर जे है, तो ये जेथ रो में हमने क्या किया, के से मल्टीप्लाई किया, और उसको हम आईएथ रो में ऐड करके आईएथ रो को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल के फॉर्म में ये चीज आपको अगर समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। सेम तरीके से कॉलम में भी आप कर सकते हो कि कोई भी कॉलम आप ले लो, ith कॉलम ले लिया, इस कॉलम में आप दूसरे किसी कॉलम में के से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख सकते हो। ठीक है, तो दूसरा हमने जेथ कॉलम लिया, जेथ कॉलम में हमने के से मल्टीप्लाई किया और उसको हमने ith कॉलम में ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप का ऑपरेशन भी हमारे पास क्या है, वैलिड है। फिर से के जो है वो के क्या होगा, के कोई भी एनी नॉन जीरो नंबर है, यानी रियल नंबर में आप कुछ भी ले सकते हो, बस जीरो नहीं होना चाहिए, है ना? तो जीरो अगर होगा तो दिख रहा है कि आर आई से रिप्लेस हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये ऑपरेशन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूं, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में ही चेक करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बेटर होगा। 1 2 3 4 5 6
7 8 9। ठीक है, मेरे पास ये 3x3 का मैट्रिक्स है और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑपरेशन ट्राई कर रहा हूं। कौन सा ऑपरेशन? तो देखो आर आई है ना, तो आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? आई की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये 3x3 का है। तो रो कितने हैं? 3 रो है, तो R1 R2 R3 में ही कोई पुट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं R1 को रिप्लेस करना चाह रहा हूं किससे? R1 में मैं क्या क्या ट्राई कर रहा हूं कि मेरे पास R1 में R3 के एलिमेंट को मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो R1 में अगर R3 के एलिमेंट को ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगा? R1, और ये किससे रिप्लेस होगा? R1 प्लस R3 से। यहां पे बताओ K की वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया? K की वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया, यानी इस R3 एलिमेंट के हर एक एलिमेंट को हमें 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब एडिशन कैसे होगा? कॉलम रो को रो में कैसे ऐड करेंगे? तो एलिमेंट वाइज ऐड होगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट से ऐड होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, और थर्ड एलिमेंट से ऐड होगा। क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो डेफिनेशन में लिखा हुआ था उसका मतलब यही है। ठीक है, अब देखो हमने किसको चेंज किया है? हमने चेंज किया है R1 को। ठीक है ना, हमने किसको चेंज किया? हमने R1 को चेंज किया। और अगर हमने R1 को चेंज किया तो R2 और R3 पे क्या होगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो R2 और R3 हमारा सेम रह गया। तो देखो R2 और R3 हमने क्या किया? सेम कर दिया। बस चेंज किस में होगा? चेंज हमारा रो 1 में होगा। और रो 1 में हम क्या करेंगे? रो 1 में हमें R3 के एलिमेंट को ऐड करना है। तो पहला एलिमेंट 1 किसके साथ ऐड होगा? 7 के साथ। तो हमें क्या दे देगा? 8, है ना, ये हमें क्या दे देगा? 8। तो पहला एलिमेंट हमारा 8 हो गया। दूसरा 2 किससे ऐड होगा? 2 हमारा 8 के साथ ऐड हो जाएगा, है ना। 2 हमारा किसके साथ ऐड हो जाएगा? 2 हमारा 8 के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? 10, है ना। और 3 किसके साथ ऐड हो जाएगा? 9 के साथ। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 12। तो ये ऑपरेशन के बाद हमारे पास ये एक नया मैट्रिक्स जनरेट हो गया, है ना। तो ये इस टाइप का ऑपरेशन आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कॉलम ऑपरेशन की बात करूं तो कॉलम में मान लो कि मैं ये ऑपरेशन लगाना चाह रहा हूं। ठीक है, कॉलम में मैं ये कर रहा हूं कि मैं C2 को रिप्लेस करूंगा। C2 के लिए हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? C2 को हम रिप्लेस करेंगे C2 में मैं C2 को मैं C2 में K की वैल्यू अगर मैं माइनस ले लेता हूं तो ये क्या दे देगा? माइनस। और ये यहां पे क्या आ जाएगा? मान लो मैं C1 को मैं माइनस करना चाह रहा हूं, है ना। तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, बस आपको K की वैल्यू जो है, K की वैल्यू आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करनी है। यहां पे मैंने K को क्या ले लिया? -1 ले लिया। तो ये, और I की वैल्यू कितनी है? 2, और J की वैल्यू मैंने 1 ले ली। यानी मैं करना क्या चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि जो मेरा सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम का हर एक एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाए, है ना। सेकेंड कॉलम का हर एक एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के साथ क्या हो जाए? सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो हमने किस पे ऑपरेशन लगाया? सेकेंड कॉलम पे। तो पहले कॉलम पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरे कॉलम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ट्रांसफॉर्म कौन सा कॉलम होगा? सेकेंड कॉलम। ठीक है, और सेकेंड कॉलम में मुझे क्या करना है? फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को माइनस करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना होगा, है ना। तो ये 2 किसके साथ माइनस होगा? 1 के साथ। तो हमें क्या दे देगा? 1। 5 किसके साथ माइनस होगा? 4 के साथ। तो कितना दे देगा? 1। और 8 किससे माइनस होगा? 7 से। तो कितना दे देगा? 1। तो सेकेंड कॉलम आप देखोगे कि ये आपका इस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, मान लो मैं इसी में एक और ऑपरेशन, मैं दूसरा ऑपरेशन यहां पे लिख देता हूं। मान लो मैं R2 को रिप्लेस करना चाह रहा हूं किससे? R2 प्लस 2 टाइम्स R1, है ना। हमने क्या किया? R2 को मैं R2 प्लस 2 टाइम्स R1 कर रहा हूं, है ना। तो मैं यही ऑपरेशन क्यों चूज कर रहा हूं? ये नेक्स्ट वाले पार्ट में आएगा। जब आप इनवर्स कैलकुलेशन करोगे तो वहां पे आपको अपने अकॉर्डिंग ऑपरेशन से डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे हमें ऑपरेशन को डिफाइन करना है। लेकिन अभी आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाया? R2 ऑपरेशन लगाया, है ना। रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो रो में अगर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमें पहले रो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और थर्ड रो पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिर्फ किस पे लगा है? R2 पे लगा है। तो R2 के एलिमेंट रिप्लेस होंगे, और R2 के एलिमेंट किससे रिप्लेस होंगे? R2 के हर एक एलिमेंट को मुझे
R1 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहला एलिमेंट 4 है, R1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो ये कितना दे देगा, 4 + 2 6। क्लियर है। सेकेंड वाले में 5 में क्या ऐड होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना दे देगा, 4। तो 4 + 5 कितना दे देगा हमें, 9। तो यहाँ पे मेरे पास 9 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 6 है, और 6 में R2 में हमें क्या ऐड करना है, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और 6 + 6 हमें क्या दे देगा, 12। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा आपका, 12, है ना। तो इस ऑपरेशन के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होके ये चीज बन रही है। क्लियर है। तो ये हमने देखा कि 3 टाइप के, है ना, आपके पास 3 रो ऑपरेशन है और 3 कॉलम ऑपरेशन है। ठीक है, और वो सब मिलके क्या बन रहा है आपका, वो सब मिलके आपका 6 टोटल ऑपरेशन बन रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास टोटल 6 ऑपरेशन है और इसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं। तो अगर मैं अभी जो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन किया उसको अगर मैं समराइज करूं तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें सिंबल का मतलब समझ में आ रहा है ना। तो हम सिंबल के फॉर्म में ऑपरेशन लिख रहे हैं। तो पहला ऑपरेशन क्या हो जाएगा, पहला ऑपरेशन हो जाएगा, है ना, कॉलम कॉलम और रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन है। ठीक है, तो मैं RI को यानी किसी भी रो को किसी दूसरे रो के साथ क्या कर सकता हूं, इंटरचेंज कर सकता हूं। दूसरा ऑपरेशन क्या था हमारे पास, किसी भी रो में मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उस रो को ही चेंज कर सकता हूं। ठीक है, ये हमने ith रो को ith रो से ही चेंज किया है। ठीक है, और थर्ड ऑपरेशन है कि किसी भी रो को आप क्या कर सकते हो, उसी रो में किसी दूसरे रो के एलिमेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 ऑपरेशन हो गए। और सिमिलरली हमारे पास सेम टाइप के ऑपरेशन कॉलम में भी है। तो CI, 2 कॉलम को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं। ठीक है, किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ith रो को मैं कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया। और सिमिलरली किसी कॉलम को मैं दूसरे कॉलम के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकता हूं। ठीक है, तो CI को हम क्या लिख पाएंगे, k × CJ। ठीक है, तो ये आपको टोटल 6 ऑपरेशन दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रो ऑपरेशन। ठीक है, रो ऑपरेशन, और ये हमारे पास आ गया कॉलम ऑपरेशन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में आपके पास ओवरऑल जो है वो 3 ऑपरेशन ही है, लेकिन रो और कॉलम में 3 वही सेम टाइप के ऑपरेशन लग रहे हैं। तो ये टोटल 6 ऑपरेशन बन जाता है ना, टोटल 6 ऑपरेशन ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरीके से ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को कहां पे यूज करना और किस तरीके से यूज करना ये हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैट्रिक्स में ये 6 ऑपरेशन वैलिड है। ठीक है, और दूसरी चीज कि ये ऑपरेशन हमें कहीं और यूज नहीं करना है, सिर्फ कहां पे यूज करेंगे, सिर्फ दिस ऑपरेशन, ये पॉइंट बना के लिख लो आप, दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन, these elementary operations are used to find these elementary operations are used to find the inverse of a given matrix। तो कोई एक मैट्रिक्स हो और वहां पे अगर आपको उसका इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना, और ये ऑपरेशन हम ट्राई करते हैं वहां पे इस ऑपरेशन को लिखने के लिए। ठीक है, तो अब कैसे हम इनवर्स फाइंड करते हैं वो चीज उस पे हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स जो है इनवर्टिबल है या नहीं। ठीक है, यानी हम किस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लेते हैं हम लोग इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, डेफिनेशन है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अभी भी हम लोग इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है उस चीज पे अभी तक नहीं आया है, तो अभी हम लोग बस डेफिनेशन देख रहे हैं कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स कैसे होगा।
है ना। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए कि जो आपका इनवर्स हमेशा किसका कैलकुलेट होता है, इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या किसी और ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम इनवर्स निकाल पाएंगे, नहीं, सिर्फ हम किसका इनवर्स निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स निकाल पाते हैं। क्लियर है, सिर्फ हम किसका इनवर्स निकाल पाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स निकाल पाते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज, अगर आपको इनवर्स वाला पार्ट का डेफिनेशन याद हो, है ना, तो डेफिनेशन क्या बोलता था, डेफिनेशन आपको याद है क्या इनवर्स वाले का, लास्ट क्लास में उसके पहले की क्लास में हम लोगों ने जब मल्टीप्लीकेशन के हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देख रहे थे, है ना, तो वहां पे हमने देखा था कि कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब लॉ फॉलो कर रहा था। वहां पे हमने पहले आइडेंटिटी फाइंड की थी, और जिसको हमने क्या बोला था, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, है ना, जिसको हमने क्या बोला था, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो हम कैसे निकालते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एक हमने एडिटिव आइडेंटिटी भी निकाली थी। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी में ऑपरेशन हम कौन सा यूज करते हैं, एडिशन का। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन यूज करेंगे। तो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का अगर आपको याद हो कि हमने क्या लिखा था कि कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें हम कौन सा एक मैट्रिक्स ऐड करें कि हमें फिर से सेम मैट्रिक्स मिल जाए, है ना, ये हमारा क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी का डेफिनेशन। सेम टाइप का डेफिनेशन हम लोग मल्टीप्लीकेटिव में करेंगे, यानी कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है तो इसमें हम किसी ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, है ना, एक ऐसे मैट्रिक्स से मुझे मल्टीप्लाई करना है कि हमें फिर से क्या मिल जाए, ए ही मिल जाए, है ना। और याद होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया था, तो वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो और यही चीज अगर लेफ्ट साइड से भी करो तो भी सेम रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए हम आई को क्या बोलते थे, आई हमारा क्या होता था, आइडेंटिटी, है ना, ये हमारा क्या होता था, इसको हम लोग आइडेंटिटी भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हम इसको क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। यानी इन इस मैट्रिक्स को, आई कौन सा मैट्रिक्स होता है आपको याद है, आई मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट क्या, अगर मैं आई 3x3 की बात करूं, है ना, तो आई 3x या I2x2 क्या होगा, है ना, और I2x2 को हम लोग क्या लिखते थे, I2 लिखते थे, याद होगा आपको, है ना, ये चीज हमने डिस्कस किया था जब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख रहे थे। तो I2x2 की अगर मैं बात करूं तो 2x2 किस टाइप से दिखेगा, डायगोनल पे एलिमेंट 0 1 1 होगा और नॉन डायगोनल के एलिमेंट 0 होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, I2। अगर मुझे I3x3 निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 3 रो लेने होंगे, तो 3 रो में डायगोनल के तीनों एलिमेंट 0 होंगे और बाकी सारा एलिमेंट क्या आएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता था, I3। ऐसे ही अगर आपको I4x4 निकालना है तो क्या करेंगे, डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सारा एलिमेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये 0, ये 0, ये 0, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 1, है ना, तो ये हमारा I4x4 का आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप कितने भी ऑर्डर का निकाल सकते हो, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जिस ऑर्डर जो मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी को, अगर आप किसी आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेम उस वही मैट्रिक्स हमें फिर से मिल जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। और हमने ये चीज भी देखी थी कि अगर आइडेंटिटी होती है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे इसको क्या बोलते थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमने पहले किया था, एक बार आपको याद होगा, आप कॉपी अगर नोट्स पलट के देखोगे तो वहां पे आपको ये चीज वहां पे दिखाई देगी। ठीक है, तो उसी को मैं यहाँ पे बस रिवाइज कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। एडिटिव इनवर्स भी हमने निकाला था। एडिटिव इनवर्स का डेफिनेशन क्या था कि क्योंकि हमने एडिटिव आइडेंटिटी हमने देखी थी, एडिटिव आइडेंटिटी था 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें हम कौन सा मैट्रिक्स ऐड करेंगे कि हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए।
ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। तो हमें, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी अवेलेबल है, आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास अवेलेबल है आई, है ना। अब इस आई के लिए हम लोगों ने क्या निकाला था कि हमारे पास कोई एक गिवन मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स में मुझे किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है कि हमें क्या मिल जाए, आई मिल जाए, ठीक है, आइडेंटिटी मिल जाए। और इस मैट्रिक्स के जगह पे हम लोगों ने क्या पुट किया था, तो हमने बोला था कि ए मैट्रिक्स ए है, लेट्स एज्यूम कि बी से मल्टीप्लाई करने पे, है ना, हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि बी जो है, बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे मुझे आइडेंटिटी मिल रही है, ठीक है। और सेम टाइप का रिलेशन आपका रिवर्स ऑर्डर में भी होना चाहिए, सीधे, ठीक है। अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका इनवर्स है, ठीक है, दोनों तरफ से होना चाहिए। तो अगर ये दोनों तरफ सेटिस्फाई करता है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स मुझे गिवन था, हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन था, ए गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स गिवन है, और यहाँ पे बी एक ऐसा मैट्रिक्स मान लो मुझे पता चल गया कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। और इस बी को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, या पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो, फिर से आपको आइडेंटिटी ही मिल रही है। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बी इज कॉल्ड, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो बी को हम ए का क्या बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे, ठीक है ना। बी को हम क्या बोलेंगे, ए का इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। और इनवर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और उसको हम सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स क्या हो गया, तो जो हमारा बी है वही इनवर्स है, तो बी को हम इनवर्स के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम ए का इनवर्स ले रहे हैं, तो ए की पावर में आपको -1 लगाना है, ठीक है, ए की पावर में -1 लगाना है। एक चीज आपको यहाँ पे और ध्यान रखनी है, ए टू दी पावर, है ना, ए क्या है, हमारा मैट्रिक्स है, तो ए टू दी पावर -1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें ये नहीं समझना है, ठीक है, ये चीज गलत है ना। ये 1/a के इक्वल नहीं, क्योंकि हमारे पास याद होगा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि डिवीजन टाइप का कोई भी ऑपरेशन मैट्रिक्स में नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी नंबर के टर्म में मैं बात करूं, 2 की पावर -1 है, तो इसका मतलब 1/2 हो सकता है, क्योंकि 2 क्या है, एलिमेंट है। लेकिन अगर ए मैट्रिक्स है तो उसको हम उसके फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब एक अलग से मैट्रिक्स ही हमारे पास आ रही है, इसी मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स। यही क्या है हमारा, इनवर्स मैट्रिक्स, है ना, यही हमारा क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब अगर आप ऊपर वाले डेफिनेशन को देखो, इस वाले डेफिनेशन को देखो, ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, ए बी इक्वल टू आई होना चाहिए, और बी ए इक्वल टू बी आई होना चाहिए। तो सिंबल के फॉर्म में हम इनवर्स को कैसे लिखते हैं, ए टू द पावर -1, तो यहां पे हम इसको इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ए टू द पावर -1 इक्वल टू आई, आई क्या है, मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे सब कुछ आपका मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए इनवर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन होता है इनवर्स का। यही इनवर्स का कैलकुलेशन हमें करना आना चाहिए, है ना, ये हमें इनवर्स का कैलकुलेशन करना चाहिए, ठीक है। तो टू कैलकुलेट, ठीक है, अभी हमने ए इनवर्स निकालना नहीं सीखा है कि कैसे निकालेंगे, है ना। टू कैलकुलेट ए इनवर्स वी यूज एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो ए इनवर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, ए इनवर्स का कैलकुलेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन से होता है ना। ए इनवर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, ए इनवर्स का कैलकुलेशन एलिमेंट्री ऑपरेशन से होता है, जो कि हम लोग जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे कि ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ डेफिनेशन पे आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा कैसे होगा, कैसे निकलेगा, तो एग्जाम्पल के लिए मैं बस आपको ये चीज दे रहा हूं कि मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए मैंने इस तरीके से ले लिया, ठीक है, ए मैट्रिक्स है 2 3 1 2, ठीक है, एक मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया, और किसी ने दूसरा मैट्रिक्स मुझे ये दे दिया, ठीक है। तो दूसरा मैट्रिक्स ले लो, 2 -3 1 और 2, ठीक है। ए और बी मैंने यहां पे दो मैट्रिक्स ले लिया। अब अगर आप ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करो, ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देख लो, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको पता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
-3 1 2। ठीक है, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ जाता है। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये कितनी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे -1 है ना, तो यहाँ पे -1 लगाओ, है ना। तो बी मैट्रिक्स मुझे इस तरीके से दिया हुआ है और ए मैट्रिक्स मैंने ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 2 4, 3 -1 1। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, आपके पास क्या आ जाएगा, ये चीज आ गई। और ये क्या लिखा हुआ है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का, 2x2 का, है ना। तो ए को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आइडेंटिटी मिल गई। तो क्या हम बी को ए का इनवर्स बोलेंगे, नहीं, अभी ये चीज सेटिस्फाई नहीं हुई। तो हम बी को ए का इनवर्स कब बोलेंगे, बी को ए का इनवर्स बोलेंगे तब जब इस बी को इस तरफ लेके आओगे, यानी बी ए का भी मल्टीप्लीकेशन अगर मुझे आई मिल जाए, है ना। तो बी ए को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, -3 -1 2, और मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 1 2। ठीक है, इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 1 0 1। ठीक है, और ये भी हमारा क्या है, I2x2 है। तो यहां पे देखो a को मैंने b से मल्टीप्लाई किया और तो हमें क्या मिला, i मिला, और b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिल रहा है, i मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोलते हैं, b इज इनवर्स ऑफ a। ठीक ना, और b अगर a का इनवर्स है तो इसको हम डायरेक्टली यहां पे क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स भी लगा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो हमें ए मैट्रिक्स एक गिवन मैट्रिक्स होगा, और ये जो बी मैट्रिक्स मैंने अभी सिंपली निकाल के आपको दिखा दिया कि ये निकाल के नहीं दिखाया, मैंने बस ये मैट्रिक्स चूज कर लिया और मैंने बस मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया कि देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी आ रही है। ठीक है, तो अगर आइडेंटिटी आ रही है इसका मतलब ये क्या है, ये बी जो है वो एक का क्या है, इनवर्स है। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट क्लास में सीखना है कि अगर मुझे ए मैट्रिक्स इस तरीके से दिया हुआ है तो यहां से हम ये मैट्रिक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि बी मैट्रिक्स आपको हमेशा नहीं दिया होगा और इनवर्स मैट्रिक्स आपको हमेशा नहीं दिया होगा, ये आपको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम कैसे ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करने का मतलब कि ये इस टाइप का मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है। तो कैसे हम ये फाइंड करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये मैट्रिक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है ना, ये मैट्रिक्स कैसे निकलता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया कि ए हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बी फाइंड करना है जो ए के साथ मल्टीप्लिकेशन पे हमें क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे। ठीक है, तो बी को हम ए का क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं, बी को हम ए का इनवर्स बोलते हैं और उसको लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। इसी में दो थ्योरम है ना, इस थ्योरम को हम लोग एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें आगे कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो फर्स्ट जो थ्योरम है वो ये है, फर्स्ट थ्योरम ये बोलता है, इसको हम बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। ठीक है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी इनवर्स जो होता है किसी गिवन मैट्रिक्स का क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो लिख लो, इनवर्स हमेशा इनवर्स किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था। तो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। ठीक है, अब यहां पे देखो एक और चीज आ रही है कि इनवर्स एग्जिस्ट भी करना चाहिए, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी का अगर आपको आइडेंटिटी मिल गया है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करे। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ये आपको चेक करने की जरूरत है। ठीक है, तो बोलता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, इनवर्स उसका क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा। यानी सबके लिए किसी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो सबका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, यहां पे आपका किसी का आंसर अलग अलग नहीं होगा, तो यहां पे कैलकुलेशन को थोड़ा सा सही तरीके से हमें करके देखना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसका हम प्रूफ कैसे करते हैं, है ना, जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स हमें ए मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा, है ना।
तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसके दो इनवर्स है। लेट ए हैज टू इनवर्स मैट्रिक्स, और वो दोनों मैट्रिक्स क्या है, बी एंड सी, है ना। जबकि हमें क्वेश्चन में, थ्योरम में बोला गया है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, एक ही होता है। लेकिन हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि इसके दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये दोनों इनवर्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ए के इनवर्स है तो हम इनवर्स वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, यानी ए को अगर आप बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए, है ना। और बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमें क्या मिलना चाहिए, आई ही मिलना चाहिए। सिमिलरली ए का इनवर्स हमने सी भी एज्यूम किया है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए इंटू सी इक्वल टू आई एंड सी इंटू ए इक्वल टू आई, है कि नहीं। ये दोनों चीज हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो कोई भी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बी मैट्रिक्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो बी मैट्रिक्स में हमें, बी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, बी मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि है ना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही इनवर्स डिफाइन है। तो ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी और सी भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। ठीक है, तो बी अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बी को हमने देखा था कि किसी भी आई से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसी भी मैट्रिक्स को तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो मैट्रिक्स सेम रहता है। तो इस बी मैट्रिक्स को मैं बी आई भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बी आई भी लिखा जा सकता है। और आई की वैल्यू देखो, ये हमारे पास बी है ना, आई की जगह पे मैं ये मैट्रिक्स पुट कर सकता हूं कि नहीं, क्योंकि आई इसके इक्वल भी है ना। तो बी के, आई की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, ए इंटू सी, है ना। और b इंटू ए इंटू सी हो गया, तो इसको अगर मैं ब्रैकेट को इस तरीके से यूज कर लूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और b इंटू आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, b इंटू आई की वैल्यू, सॉरी b इंटू ए की वैल्यू किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, आई भी लिख सकता हूं। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहां से देखो फिर से मुझे क्या मिल गया, सी मिल गया। तो हमने बी से स्टार्ट किया था और हमें क्या मिल गया, सी के इक्वल मिल गया। यानी हमने जो दो अलग अलग मैट्रिक्स एज्यूम किया था कि किसी ए के, ए हैज टू इनवर्स, तो लास्ट में हमारे पास बी और सी आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब किसी भी गिवन मैट्रिक्स के कितने इनवर्स पॉसिबल है, सिर्फ एक ही इनवर्स पॉसिबल है। ठीक है, हमेशा एक ही इनवर्स किसी मैट्रिक्स का हो सकता है, इस एक से ज्यादा इनवर्स उसका पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कभी भी जब आप इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो सबका आंसर इस पर्टिकुलर पार्ट में सबका आंसर सेम आना चाहिए, किसी का कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गई फर्स्ट थ्योरम। और इसी में एक और थ्योरम है जो मल्टीप्लीकेशन में बोलता है। ठीक है, मान लो कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, है ना, और ए और बी को मैंने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इसका इनवर्स ले रहा हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स ले रहा हूं, तो ये जैसे ट्रांसपोज में सेम टाइप का ऑपरेशन था हमारे पास, याद है, ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है ना। ये हमने एग्जांपल से प्रूव भी किया था। वैसे ही अगर ए और बी हमारे पास इनवर्स के फॉर्मेट में है, तो अगर आप अलग अलग दोनों मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाह रहे हो तो पहले आपको बी का इनवर्स निकालना पड़ेगा और उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तभी ये चीज इक्वल होता है। ठीक है, इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ बस डेफिनेशन के बेसिस पे है ना। तो हमें ये पता है कि ए बी इनवर्स है, तो अगर मैं इसी को ए से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो देखो, है ना, क्योंकि हमारे पास ये डेफिनेशन अवेलेबल है, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होती है ना। तो यहाँ पे ये कंप्लीट मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के इनवर्स की बात कर रहा है, तो इसी के मैट्रिक्स को इसी के इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ए बी इनवर्स, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, है कि नहीं, हमें क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। क्लियर है यहां तक, हमें क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। अब देखो इस मैट्रिक्स में मैं क्या कर रहा हूं, ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है, इस इक्वेशन में मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं,
ठीक है, सॉरी, दोनों तरफ हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए इनवर्स ए बी इनवर्स, और यहाँ पे आई था, और यहाँ पे हमारे पास ए इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो चीज ध्यान देना है। तो मैंने किस तरफ से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स मिलके क्या दे देगा, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स पहले से था, है ना, ए मैट्रिक्स पहले से था, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमें क्या दे देगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आई मिलता है, लेफ्ट साइड से करो या राइट साइड से करो, तो ये वैल्यू हमें क्या दे देगी, आई दे देगी। तो ये हो गया हमारे पास आई इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू, किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा, आई, वही सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी देखो हमारे पास आई है, तो आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मैट्रिक्स क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें लेफ्ट हैंड साइड में ए बी इनवर्स चाहिए बस। ठीक है, तो हमारे पास ए तो हट गया, पहले ये वाला टर्म था तो हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा ए हट गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और बी इनवर्स से किस तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड से फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है पहले से, बी ए बी इनवर्स, है ना, इक्वल टू ए इनवर्स हमें दिया हुआ है। तो हमें अब हम इस वाले में क्या कर रहे हैं, इस वाले में हम लेफ्ट साइड से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर से ये क्वांटिटी हमें क्या दे देगी, आइडेंटिटी दे देगी। तो ये क्या बन गया, आई इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, और किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ गया, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में अगर आप इनवर्स लगाओगे तो वो सेम उसी तरीके से बिहेव करता है। पहले मुझे बाद वाले का पहले इनवर्स निकालना है, फिर फर्स्ट वाले का इनवर्स निकाल के फिर मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गई डेफिनेशन वाली बात कि हम बार बार ए इनवर्स वगैरह ये सब हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने इसको निकालना नहीं सीखा है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स का कैलकुलेशन करेंगे कैसे, है ना। हमने बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया कि ए मैट्रिक्स मुझे ये दिया हुआ था और बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ था, तो ये मैट्रिक्स मैंने किस तरीके से चूज किया, ये मैट्रिक्स मैंने कैसे निकाला, वो कैलकुलेशन हमने अभी तक नहीं पढ़ा है ना। तो हमने इस वाले पार्ट में सिर्फ एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखे और इनवर्स का डेफिनेशन देखा कि इनवर्स किस तरीके से, इनवर्स की क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है ना। ये हमारे पास इनवर्स का बेसिक प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, और इनवर्स को हम सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो चीज हमने देखी। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, है ना। जो बार बार हम लोग ए टू द पावर -1 वाला टर्म लिख रहे हैं, है ना, और जो हम बोल रहे हैं, तो ये कैलकुलेशन किस तरीके से होता है ना, इसके लिए हमें क्या क्या चीजें स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ पे जब हम लोग ए इनवर्स लिख रहे हैं बार बार, तो ये चीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी गिवन मैट्रिक्स के लिए, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप ये रिवाइज करो, है ना। और अभी अभी के लिए आपका पर्टिकुलरली कोई होमवर्क नहीं है ना। बस आप इस ऑपरेशंस को ध्यान से देखो कि कैसे ये ऑपरेशंस यूज करते हैं हम लोग, है ना। जो बेसिक हम लोगों ने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखा, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आना चाहिए हर तरीके से, है ना। क्योंकि हम लोग आगे चल के जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एलिमेंट इनवर्स का कैलकुलेशन करेंगे, वहां पे बेसिकली हमारे पास बस वही एलिमेंट्री ऑपरेशन ही लगाने हैं और कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, तो वो ऑपरेशन लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमेशा अच्छे तरीके से वो समझ में आना चाहिए, तो आप इनवर्स का कैलकुलेशन में कहीं पे कोई गलती नहीं करोगे। ठीक है, इनवर्स के कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हमने जस्ट अभी देखा कि इनवर्स क्या होता है, सबके लिए यूनिक होता है ना। किसी गिवन मैट्रिक्स के लिए इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है, तो वो किसी के लिए चेंज नहीं होगा, सबका आंसर सेम आना चाहिए, है ना। और सबका आंसर सेम होने के लिए हमें सब कैलकुलेशन वगैरह सही तरीके से करना चाहिए, है ना। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे होता है। बस आप इस वाले पार्ट को रिवाइज करो अच्छे से, और एग्जाम्पल में अगर आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हो तो आप ट्राई करना कि इनवर्स का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, है ना।
एग्जाम्पल में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उस वाले पार्ट को एक बार खुद से रीड करने का ट्राई करना, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे ही, तो वहां पे आप और थोड़ा सा बेटर तरीके से आप उसको समझ पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये सब प्रैक्टिस करते रहो। ओके, चलो बाय।